नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ाता हूं। और साइंस के अंतर्गत मैंने आपको कई सारे ऐसे चैप्टर करा दिए जो कि आपके कह सकता हूं कि केमिस्ट्री, बायो और साथ में फिजिक्स के पोर्शन थे, उसको मैंने पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। जिसके अंतर्गत आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर थे, साथ ही में आपके बायो के 4 चैप्टर थे और फिजिक्स के अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर है। जिसके अंतर्गत मैंने आपको 2 चैप्टर जो कि आपका कह सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें थ्योरी के साथ साथ बताते हुए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो है लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए, जिसके अंतर्गत मैंने इसमें के कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसको मैंने आपको बता दिया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको क्या क्या बताया देखिएगा ध्यान से। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको लाइट के बारे में बताया कि लाइट होती क्या है। इसके बाद हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर हम यहाँ पे ये देखें कि गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये 3 तरीके से सारे प्रतिबिंब बनते हैं। मैंने उस चीज को आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे दर्पण के सूत्र के बारे में देखा और इसके बाद यहाँ पे आवर्धन और साथ में अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, वो है आपका कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन क्या होता है। और इसमें और भी सारी चीजें जैसे अपवर्तनांक हुआ और यहाँ पे गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, ये सारी जितनी चीजें हम क्या करते हैं एक एक करके इन सारी चीजों को देखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसके 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से ये इसका तीसरा लेक्चर है और जबकि दूसरे 2 लेक्चर आपको पहले ही दे दिए गए हैं। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है इन 2 लेक्चर के बीच में, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर दे रहा और फिर मैं टॉपिक को आपको यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने सबसे पहले प्रकाश के बारे में आपको बताया था कि प्रकाश होता क्या है और साथ में मैंने उसके गुणों के बारे में आपको बताया था। और मैंने वहां पे आपको कह सकता हूं कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया था कि एक पॉलिशदार ये सतह होगा जिसपे प्रकाश आएगा, मतलब इधर से आएगा और इधर आपका ये रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा चला जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी और साथ में मैंने ये बताया था कि इसके आपके 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, कि ये जो आपकी आपतित किरण है अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, ये क्या होती है एक ही सतह में या कह सकता हूं कि एक ही तल में पाई जाती है और जिस बिंदु पे ये मिलते हैं इसको हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। साथ में मैंने दूसरा नियम बताया था कि इसके अंदर का जो कह सकता हूं आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन सारी चीजों को मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके बाद मैंने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक यानी कि रियल इमेज और दूसरा आभासी यानी वर्चुअल इमेज, इसके बारे में मैंने बताया था। फिर मैंने बताया कि दर्पण के अंदर आपके 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर और दूसरा कौन सा आपका कह सकता हूं कि जिसके अंतर्गत आपका एक ऐसा गोली दर्पण आता है जिसके अंतर्गत आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ने को मिला था। और मैंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था कि समतल दर्पण के अंतर्गत जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है, यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये सारी चीजों को मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। साथ में इस पे आपसे थोड़ा थ्योरी भी पूछी जाएगी, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गोली दर्पण के बारे में दोबारा से रिवाइज किया था, जो कि आपके पहले लेक्चर का टॉपिक था। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से आपका इमेज बनता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पे एक मैंने रिलेशन बताया था कि जो फोकस दूरी होती है वो कह सकता हूं कि आपका रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। इस चीज को मैंने आपको पहले ही बता दिया। और मैंने ये भी बताया था कि जो आपका रेडियस है वो किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव, ये सारी चीजें मैंने बता दिया है पहले ही। और यहाँ पे ये आपका उत्तल दर्पण दिख रहा होगा। साथ में आगे मैंने आपको क्या बताया था कि इसको खींचने के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से, एक ऐसा नियम होता है जिसमें क्या होगी कह सकता हूं कि जो लाइट होती है यानी कि जो प्रकाश होता है वो कह सकता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा क्या, कि जैसे ये प्रकाश क्या है समांतर जा रही यानी पैरेलल इसके जा रहा है किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। मैंने आपको मुख्य अक्ष के बारे में बताया था। यहाँ पे ये परावर्तित होने के बाद फोकस से चली जाती है। सेम यहाँ से उत्तल दर्पण में आपको दिख रहा होगा, इधर आपकी वस्तु रखी जाएगी, यहीं से प्रकाश जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस साइड निकल जाएगा और ये इसका अगर इसको पीछे हम बढ़ाएं तो क्या होता है, ये फोकस पे हमें मिलता हुआ दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें, इसको हम पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम मैंने क्या बताया था, दूसरा नियम मैंने ये बताया कि जब प्रकाश किरण जो है आपका फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वो भी नीचे से चली जाती है। और सेम उत्तल दर्पण मैंने आपको बताया था। और तीसरा क्या, जब सेंटर से ये पास होगा
यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो दोबारा जिस साइड से आती है प्रकाश की किरण सेम उसी दिशा में ये क्या होगी, गति कर जाएगी। ये दोनों दर्पण मैंने आपको यहाँ पे फिगर बना करके समझा दिया था। तो इसके आगे मैंने क्या बताया था आपको कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब किस टाइप से बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण में हम वस्तु को अलग अलग जगहों पे रखते जाएंगे, अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे, उससे क्या होगा, अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। कौन कौन सा, देखिएगा ध्यान से, ये जो आपको पोल पे दिख रहा यानी ध्रुव पे, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इस चीज को इरेज कर देता हूं, या फिर ये इसको, अब ये मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे ये गलत हो गया था। देखिएगा ध्यान से, एक बार हम क्या करते हैं, वस्तु को अनंत पे रखेंगे, यानी कि ऐसी दूरी पे वो होगा जैसे कि हमारा सन हो गया, जहां से क्या हो, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे और ये देखेंगे कि इमेज किस प्रकार से बनता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे जो वस्तु है यानी कि कह सकता हूं जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो आपका इमेज कहां पे बनेगा। इसके बाद सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज कुछ अलग बनेगा, और फिर इसके बाद फोकस पे, और फिर फोकस और पोल के बीच रखने पे इमेज आपका अलग अलग प्रकार से बनता है। इन सारी चीजों को मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया है, अब आगे मैं केवल इसको रिवाइज कर रहा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो जा करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएंगी। इसके बाद क्या है, मैं इसी चीज को जो मैंने आपको 6 स्थिति बताई यानी पोजीशन, उसी को मैंने यहाँ पे फिगर बना बना करके आपको समझाया था कि जब वस्तु को अनंत पे यानी बहुत दूर रखी जाए तो इस प्रकार से प्रकाश की दो किरणें, और याद रखिएगा इमेज तभी बनती है जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस जगह पे क्रॉस करती है, या फिर कह सकता हूं एक दूसरे को जहां पे कट करती है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था पहला कि जब वस्तु अनंत पे हो तो होता क्या है, प्रकाश की किरण एक आती है फोकस से, दूसरा सेंटर से। और मैंने जो नियम अभी आपको बताया कि कौन कौन से 3 नियम थे, एक समांतर जाएगी, या तो फोकस से जाएगा या तो फिर सेंटर से जाएगा। तो सेंटर से जाएगा तो सेंटर की दिशा में यानी जिधर से आया उधर ही वो वापस रिटर्न हो जाएगा। साथ में अगर फोकस से जाता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये अपना मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि फोकस के नीचे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसका जो इमेज बनेगा वो फोकस के ऊपर, वो भी कैसा दिख रहा, अगर ऊपर इमेज बनता है तो वस्तु के, जैसे कह रहा है कि ये वस्तु है, इसी के साथ बगल में अगर इसको बने तो हम बोल सकते हैं सीधा बन रहा, और अगर नीचे बन रहा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो उसको हम बोलेंगे ये उल्टा बन रहा। और आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जितनी बड़ी आपको वस्तु दिख रही उससे छोटा इमेज है। तो बस सिंपल से सारी चीज हमसे क्या पूछता है कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, तो ऑप्शन में ये आपका फोकस पे होगा। अगला कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, दिख रहा होगा आपको इमेज में, तो ये छोटा होता है। साथ में इसका प्रकार कैसा होगा, वास्तविक होगा, साथ में उल्टा होगा। तो पहली स्थिति आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम वस्तु को क्या करते हैं, अनंत और कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ यानी कि अनंत और वक्रता त्रिज्या केंद्र के बीच में रखते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक जो है प्रकाश किरण जा रही है, वो परावर्तित होने के बाद कुछ इस तरीके से आ रही है, और एक हम कहां से पास करा रहे हैं, सेंटर से, तो ये दोबारा उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जा रही। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों किरणें एक दूसरे को सेंटर और फोकस के बीच कट कर रही, तो इमेज आपका यहीं पे बन रहा। तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, जब हम इसको बीच में रखते हैं। तो ये क्या, सेंटर और फोकस के बीच में, प्रतिबिंब का आकार आपको दिख रहा होगा छोटा, और साथ में प्रतिबिंब का आकार वास्तविक और उल्टा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा कह सकता हूं कि वस्तु है उसको कहां पे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे सेंटर पे। तो याद रखिएगा ये मैंने आपको आगे बना करके दिखाया कि जैसे आप इसको सेंटर पे रखोगे, एक जो प्रकाश की किरण है वो पैरेलल मूव करेगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगी, कहां से, फोकस से पास होती हुई, और एक यहाँ फोकस से जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा इस तरीके से आ जाएगी। जब एक दूसरे को यहाँ पे काटेगी तो आप देखेंगे कि यहीं पे आपका इमेज बन जाएगा। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी कि वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो बिल्कुल उसी के नीचे बन जाएगा। और साथ में एक चीज और याद रखना है कि ये जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी आपकी कह सकता हूं कि इमेज भी बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो भी आपका 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। तो वही सारी चीजें, प्रतिबिंब का स्थान क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने कह सकता हूं कि वक्रता केंद्र पे रखा तो जो इमेज है वो भी सेम इसी पे बना। और अगला हो कि इसका आकार कैसा होगा, आपको दिख रहा होगा जितनी बड़ी वस्तु है सेम उतनी ही बड़ी आपका
प्रतिबिंब बना और उल्टा तो बनेगा क्योंकि इसके नीचे बना है, साथ में वास्तविक यानी रियल। मैंने बताया था कि अवतल दर्पण आपका वास्तविक यानी कि कह सकता हूं रियल इमेज बनाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या कि जब हम वस्तुओं को क्या करते हैं सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ से दो आपकी रे जाती है यानी कि प्रकाश की किरण जाती है, एक तो पैरेलल जाती है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आती हुई इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, और दूसरा फोकस से जाते हुए फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इस तरीके से आ रही है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये सेंटर के पीछे एक दूसरे को कट कर रही है, और जहां पे कट करेंगी वहीं पे आपका इमेज बनेगा। तो और आपको एक और चीज दिख रही होगी, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज में ये छोटा बन गया, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो सेंटर के पीछे बनेगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। और साथ में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उससे ये जो है बड़ा बन जाएगा। इसके बाद वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ये तो आपको सब में दिख रहा। इसके बाद और क्या लिखा गया, यहाँ पे बोल रहा कि वस्तु के फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इसके बाद अगली जो कंडीशन होगी, हम यहाँ इसी वस्तु को उठा करके पोल और फोकस के बीच रख देंगे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइट एक दूसरे, ये जो किरणें आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो काफी दूर बन रहा, कह सकता हूँ कि अनंत पे बन रहा है, इसीलिए ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, मान क्या, ये इसी तरीके से कि इसका जो स्थान है वो कहाँ पे होगा, अनंत पे। साथ में प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब का प्रकार तो सेम का सेम वैसे ही रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, मैंने पहले इस सारी चीजों को बता दिया, और ये कैसे बनाया जाता है इसको भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे क्या है, लास्ट इसका जो पोजीशन है हम क्या करते हैं, फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं। जिसके बाद आप देखते हैं कि ये जो मैंने क्या बताया था कि दर्पण के अगर ये पीछे बनता है तो इस इमेज को हम कहते हैं आभासी। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जिस साइड आपका कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट रखी गई है उधर ही आपका क्या बन रहा, आपका कह सकता हूं कि इमेज भी बन रही, तो यानी कि सीधा बन रहा। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में केवल एक ही बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है और साथ में सीधा बनेगा। वो स्थिति कौन सी होगी, वो होगा जब फोकस और पोल के बीच हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब। और जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको दिख रहा होगा दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे याद रखना है इन सारी चीजों को, प्रतिबिंब का आकार दो ही बार बड़ा बनता है। कब? एक बार जब फोकस पे रखते हैं और दूसरा आपको फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, जब मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो इसी से आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, उसी से क्या होगा आपका आंसर बनेगा। तो ये 6 स्थिति आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पे उत्तल की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक चीज और याद रखनी है उत्तल दर्पण में कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, साथ में सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा। ये हमेशा इसका, ये कह सकते हैं कि इसका एक प्रकार से कंडीशन है जो कि फिक्स होता है हमेशा। और यहाँ पे ये 2 प्रकार के स्थिति में अपना बनाता है, और मैंने यहाँ पे ये आपको पहले ही समझा दिया। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे मैंने इसी को एक कह सकता हूं टेबल के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे बना करके दे दिया है, कैसे कि वस्तु अनंत पे हो तो फोकस तल में ऐसे, ये सारी चीजें मैंने जो अभी पीछे समझाई वही क्या है आपको दोबारा से रिपीट कर दी गई हैं। तो ये टेबल आपके लिए हेल्पफुल होंगी। क्यों? क्योंकि जब ये आपको टेबल लर्न रहेगी तो आप उस उधर से थोड़ा सा फिगर ना भी बना पाओ तो भी क्या करो, आप आंसर कर डालोगे। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया, मैंने इसको पहले ही बता दिया। इसके बाद मैंने आपको एक चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था, मैं उस चीज को दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ। इस सारी चीजों को मैं इरेज कर दे रहा और फिर मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से थोड़ा सा, जिससे क्या होगा अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो ये दोबारा से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अवतल दर्पण के लिए बना करके दिखाऊंगा और दूसरा आपका एक उत्तल दर्पण के लिए बना करके दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा, इससे आपका न्यूमेरिकल लगेगा और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं लगेगा तो आप यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा बना करके आपको दिखाते हैं। हम करते क्या है, सिंपल सी एक चीज देखिएगा, यहाँ पे मैंने पीछे आपको कई सारी इमेज बना करके दिखाई है, उसी के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, देखिएगा ध्यान से, इसमें होता क्या है, जैसे आपको यहाँ पे सेंटर दिख रहा और यहाँ पे पोल दिख रहा है, इसको मैंने पहले ही बता दिया। और मैंने बताया था कि सेंटर से पोल तक की जो कह सकता हूँ कि डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, ये आपकी ऑब्जेक्ट रखी गई है जो कि ऊपर रखा गया है, और दूसरी चीज जो इमेज बन रही है वो आपका नीचे बन रहा। अब आपने क्या चिन्ह परिपाटी के थ्रू हम ये जानते हैं कि आपने क्लास 9th में ये कह सकता हूँ ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत आपने ये देखा था कि अगर कोई इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो ये जो एक्स एक्सिस के नीचे जो कह सकता हूँ क्वांटिटी होती है वो कैसा होता है आपका, ये वाला नेगेटिव होगा। यानी कि कह सकता हूँ जो इमेज बन रही उसको हम क्या कह सकते हैं,
वो आपका पूरा नेगेटिव उसका मार्क्स होगा, और ये ऊपर आपको पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी आपका पॉजिटिव, और ये भी आपका पॉजिटिव, इधर भी आपका प्लस का होता है, ये भी कितना होगा प्लस का 2, ये भी आपका प्लस का 3, और ये प्लस का 4, और आगे ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। सेम यहाँ पे -1, -2, -3 और -4, साथ में ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सेम हमें करना क्या है, देखिएगा ध्यान से, होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको बिल्कुल समझा दे रहा। अब देखिएगा, ये जो आपको पोल दिख रहा ना, पोल को आपको क्या मान लेना है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि एक ओरिजिन होता है, ये इसी पोल को आपको ओरिजिन मान लेना है, ये वाला। और होता जब यहाँ पे ओरिजिन के पास आपको पता है क्या होता है, साइन 0 0 यहाँ पे होता है, कह सकता हूं इसका। और जब आप इसके इधर आओगे, पोल यहाँ पे आपको ओरिजिन दिख रहा है 0 0, जब आप इसके इस साइड आओगे तो आपको पता है सारी वैल्यू कैसी होती जाएंगी, नेगेटिव होती जाएंगे। यानी कि जब हम इधर आएंगे, इधर मतलब अब यहां से आपको दिख रहा है इसके लेफ्ट साइड में आएंगे, बाएं साइड में, तो जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो वो मिरर है और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं बोलूं कि u है क्या u, तो अगर मैं बात करूं u आपका कैसा हो, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो आपको सीधे दिख रहा होगा कि अगर ये इस साइड है तो आपका u की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑब्जेक्ट किधर है, क्योंकि पोल के अगर उधर होता तो वो आपका पॉजिटिव होता, अगर इधर है तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो जो इमेज है वो अगर मैं बोल दूं कि ये इमेज यहां से लेकर के यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही, तो आपको इसको मैं अगर भी से दिखाता हूं इमेज के डिस्टेंस को, तो बताइए भी क्या होगा आपका, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो आपको आंसर मिलेगा कि भी जो होगा वो आपका नेगेटिव मिलेगा। तो यानी कि अवतल दर्पण के लिए जो u क्या होता है, u होता है वस्तु की दूरी कहां से, मिरर के द्वारा। अभी क्या होता है, कह सकता हूं कि इमेज की दूरी कहां से, आपका अवतल दर्पण के थ्रू। और साथ में एक और चीज, आपको फोकस दूरी के बारे में पता है, फोकस दूरी कहाँ है, ये आपको दिख रहा होगा कि ध्रुव और यानी कि पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को मैं क्या बोल रहा, स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी बोल रहा। और त्रिज्या तो आपको पता है यहां से लेकर के टोटल आपकी r होती है। तो अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण के लिए u कैसा होगा, तो u आपका नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे ये बीच में ओरिजिन दिख रहा है, इधर हम जब जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। और सेम इधर आप ये पोल को मैंने O0 मान लिया, और जब हम इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये कैसा होता जाएगा, नेगेटिव। तो u कैसा हो गया, नेगेटिव, और u है क्या, वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव साइन हो गया। और आपको भी दिख रहा होगा कैसा, नेगेटिव, फोकस दूरी भी आपकी नेगेटिव, और साथ में ये जो होता है ये भी आपका नेगेटिव। यानी अगर हम बात करें एफ, यू, भी और आर में, तो ये सब कैसा होता है आपका, नेगेटिव। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण के लिए, तो मैं उसको बना करके आपको दिखा दे रहा, जिससे क्या होगा आपको वो भी समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक उत्तल दर्पण का फिगर आपको बना करके समझाया था, उसी से मैं आपको इसको बता दे रहा कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि पोल को हम क्या मान लेते हैं, पोल को हम 0 मान लेते हैं। इस चीज को तो मैं और भी पीछे बढ़ा सकता। मान लीजिए यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी गई है, अब ये आपका ओरिजिन है, और ओरिजिन के अगर राइट साइड में जाओगे तो आपको सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी, और लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको सारी चीजें नेगेटिव मिलती है। तो आपको पता है कि यहाँ पोल से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग r कहते हैं, कुछ इस प्रकार से r बोलेंगे। इसके अलावा ये जो एफ यानी कि फोकस है, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को एफ बोलेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखी गई है, तो इसको यू से हम दिखाते हैं। और जो इमेज होता है आपका वो किधर बनता है, तो इमेज इसकी जो होती है, मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर बना करके दिखाया है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख करके पहले ही समझा दिया है, कहाँ पे देखिएगा, यहाँ से उत्तल में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो मैंने पहले अवतल के बारे में बता दिया कि F कैसा होता है, नेगेटिव, B कैसा होता है, नेगेटिव, U कैसा होता है, नेगेटिव, साथ में R भी कैसा होगा, ये भी आपका नेगेटिव होगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको उत्तल के बारे में समझा दे रहा, यानी कि समझा रहा उत्तल के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे इमेज में दिखा दिया कि जो इसका ऑब्जेक्ट रखा गया है वो मिरर के पीछे, यानी कि U कैसा होगा, इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, माइनस का। और बात करूं अगर इसके फोकस दूरी को, तो आपको दिख रहा है वो राइट साइड में है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे आपको वक्रता त्रिज्या जो है वो भी आपका पॉजिटिव दिखेगी। जो इमेज बनती है वो
कह सकता हूँ इसके सामने बनती है, तो जो भी होता है वो कैसा होता है आपका पॉजिटिव हो जाता है। वही सारी चीजें चिन्ह परिपाटी के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिखाया है। कहाँ पे देखिएगा ध्यान से। हाँ, तो गोली दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है कौन सा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहां पे मैंने बताया कि अवतल के लिए फोकस कैसा होगा, सॉरी उत्तल के लिए फोकस आपका प्लस हो जाएगा, v कैसा हो जाएगा वो भी प्लस का, यानी कि v क्या होता है, मैंने लिखा है प्रतिबिंब की दूरी, u कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि वो मिरर के पीछे रखा है, r कैसा होगा वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इस चीज को याद रखिए। अवतल के लिए यहाँ पे माइनस, ये भी आपका माइनस, यहाँ पे भी, यानी इसके लिए सारा आपका माइनस होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, तभी क्या होगा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं इसको बना रहा था, आगे देखिएगा। ये संयुग्मी फोकस के बारे में मैंने बता दिया था। और इसके बाद क्या है, एक और आपका रेखीय आवर्धन है, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको मैं फिर से समझा रहा। देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको अवतल और उत्तल दोनों के लिए मैंने आपको समझाया। तो देखिए यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको ये इमेज बनाया, इमेज में कई सारे इमेज बन रहे थे, तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी जो कि सेंटर और फोकस के बीच है, और दूसरा क्या, ये आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रही। तो बस सिंपल सा है कि रेखीय आवर्धन होता क्या है, ये जो इमेज है यानी कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का होगा तो इसकी भी कुछ तो कुछ लंबाई होगी, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी होगी। तो इसके और इसके कह सकता हूं कि रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये आई क्या है, आई डैश क्या है, यहाँ पे कह सकता हूं कि प्रतिबिंब है, तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई, और साथ में ये ऑब्जेक्ट की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, कह सकता हूं कि हम लोग कहते हैं इसको लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। एक और चीज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा कि जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ है, और एक चीज और मैंने बताया कि ऊपर की तरफ अगर कुछ होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो इसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको कह सकता हूँ इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर ये इस बात करें इस इमेज की, ये नीचे है तो आपको पता है इसकी जो कह सकता हूं साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे इसको हम नेगेटिव के नाम से नेगेटिव देख लेते हैं कि इसकी साइन कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहीं पे मैंने ये जो y2 है, y2 क्या है, y2 इमेज की हाइट है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, तो ये इसकी हाइट है। और अगला क्या है, यहाँ पे y1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब याद रखिएगा कुछ इस तरीके से, जब अगर मैं बात करूं एक अवतल दर्पण है, उसकी क्या है, इमेज की साइज आपको दी रहेगी, वस्तु की साइज आपकी दी रही होगी, और हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व जब करना होगा तो एक चीज याद रखिएगा कि इसको हम इस फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं, जहां पे आप m भी लिख सकते हो, साथ में y1 भी लिख सकते हो। जब क्वेश्चन इस पे लगेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। और एक यहाँ पे क्या होता है, -v/-u, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूरी पे है, साथ में ये u क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी। अगर आपको अवतल दर्पण जब दिया जाएगा तो अवतल दर्पण में आपको पता है कि क्या होता है, आपका ये जो v होता है वो आपका नेगेटिव होता है, साथ में u कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये यानी कि जब अवतल दर्पण होगा तो ये जो m का मान आता है, यानी m की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक, किसके लिए, अवतल दर्पण के। तो आपसे पूछा जाता है अगर रेखीय आवर्धन का साइन जो है या चिन्ह जो है ऋणात्मक है, इसका मतलब कौन सा दर्पण है, तो आपको आंसर याद रखना होगा, ये कौन सा रहेगा, अवतल दर्पण होगा। अगर मैं बात करूं उत्तल के लिए, अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है -v/u, और आपको पता है कि अवतल दर्पण के अंदर आपका v जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कुछ इस तरीके से मैंने अभी आपको पीछे बताया, क्योंकि वो मिरर के सामने बनता है। अगर u आपका कैसा होता है, नेगेटिव दोनों के लिए होता है, जब ये ब्रैकेट खुलता है तो ये आपका आ जाएगा v/u, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है, m की वैल्यू जो है वो कैसे आ रही, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आती है तो आपको याद रखना है ये कौन सा दर्पण होगा, ये आपका उत्तल दर्पण होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपसे यही क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो बताइए कौन सा मिरर होगा, तो आपको याद रखना है उत्तल वाला, और अगर नेगेटिव है तो वो आपका अवतल के लिए आ जाएगा।
तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। मैंने इसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए 10 लेके आए हैं, 10-12 होंगे, जिससे क्या होगा आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको दर्पणों की पहचान, ये तो छोटे टॉपिक्स थे, मैंने आपको बता दिया। उनको हम स्पर्श करके, टच करके पता कर सकते हैं। दूसरा, प्रतिबिंब को हम देख करके बता सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहां तक आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसके बाद कुछ और चीजें मैंने इनके उपयोग के बारे में बताया था और ये भी इसका उपयोग। आज का क्या टॉपिक है, वह है प्रकाश का अपवर्तन। अब ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको दो वर्ड समझाता हूं, उसके बाद मैं इस सारी चीजों को बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक होता है सर सघन और दूसरा होता है विरल। एक वर्ड होता है सघन और दूसरा होता है विरल। सघन को हम डेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है सघन, अगर मान लो मैं बोलूं कि ये जो है कह सकता हूं इसमें कई सारे लोग हैं, इस रूम में कई सारे लोग हैं और वो काफी पास पास बैठे हैं एक दूसरे के, तो हम उनको बोलेंगे ये, कह सकता हूं एक प्रकार से सघन है, यानी डेंस है, एक दूसरे के काफी पास है। और सेम उसी तरीके से विरल का मतलब काफी दूर दूर। बस आप इसको याद रखिए, काफी पास पास, और इसका मतलब होता है काफी दूर दूर। तो याद रखिएगा इस चीज को। सघन का मतलब एक तरीके से कह सकता हूं पार्टिकल्स, अगर मान लो मैं इन लोगों को, तो वो क्या होगा, काफी पास पास है और ये काफी दूर दूर है। बस हमें सघन और विरल के बारे में थोड़ा सा इतना ही जानना था और इसके बाद क्या होगा, हम इस चीज को समझाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन में बताया था कि ये कैसा था, चिकनादार सतह, और साथ में ये नीचे क्या आपका कलर किया गया था, इसीलिए लाइट आई और लाइट आके इधर क्या हुआ आपका रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर इस प्रकार का ऐसा कुछ भी ना हो, यानी ये नीचे कलर ना किया गया हो, तो उससे फिर क्या होता है, तो मैं बात करता हूं यहाँ, तब हमें क्या पढ़ना होता है, हमें वहां पे अपवर्तन पढ़ना होता है। तो होता क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो ऐसे पारदर्शी माध्यम लेंगे। पारदर्शी का मतलब जिसके अंदर प्रकाश जाए और एक माध्यम के बाद वो दूसरे माध्यम में एंटर कर जाए। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि नीचे क्या है आपका कलर किया गया था। अगर वो कलर नहीं किया गया होता तो उसके अंदर से लाइट आपका निकल जाती, क्योंकि वो पारदर्शी का मतलब एक दूसरे के आर पार जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग माध्यम लेते हैं और उसके अंदर हम प्रकाश की किरणों को डालते हैं। तो होता क्या है, प्रकाश, तो वही चीजें आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको करके ये बता रहा, जिससे क्या होगा आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे दो माध्यम लेता हूँ, कौन कौन सा, जैसे यहाँ पे मैं ये मान लीजिए माध्यम का सतह, अगर इसके नीचे क्या है जल, जल का मतलब आपका ये पानी हो गया, और आपको पता है कि पानी के अंदर प्रकाश जा सकता है, हम उसको देख सकते हैं। और ऊपर क्या मैं मान ले रहा, ऊपर मैं मान ले रहा कि ये आपकी वायु है, हवा है। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं कुछ इस तरीके से, प्रकाश की किरणें जब इस प्रकार इस पे एंटर करेंगी, तो याद रखिए यहाँ पे एक आपका मान सकता हूं कुछ इस तरीके से अभिलंब, कुछ इस तरीके से मैं इसको अभिलंब बोल देता हूं। और ये क्या है, पानी का सतह है, यानी कि एक ऐसा सतह जहां पे हवा और पानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो होता क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, वायु क्या है, अब मैं बात करूं वायु की, तो वायु किस प्रकार का माध्यम होता है, तो आप जानते हो कि वायु एक प्रकार का विरल माध्यम है। कैसे, क्योंकि वायु के अंदर कई सारी गैसेस पाई जाती हैं और गैसों के जो पार्टिकल होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। और जल को मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो जल है आपका वो कैसा है, वो कह सकता हूं कि सघन माध्यम है, डेंस मीडियम है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफी काफी कह सकता हूं कि काफी पास है एक दूसरे को। तो ये कैसा मीडियम हो गया, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका हो गया ये हो गया आपका सघन, और ये कैसा हो गया आपका विरल। तो याद रखिएगा कि जैसे ही आपका ये, अभी इसको बस ऐसे ही याद रखिए, जैसे ये इसके एंटर करेगा, ये आपको अभिलंब दिख रहा, या इसको तो सीधा चला जाना चाहिए कुछ इस प्रकार से, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता। होता क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से, या तो ये इस अभिलंब की तरफ झुक जाएगा कुछ इस प्रकार से, और या एक और इसमें कंडीशन हो सकती है, कौन सी, देखिएगा इस चीज को, या तो ये इस अभिलंब से दूर हो जाता है। तो होगा क्या, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये क्या होता है, इसको मैंने अभिलंब आपसे पहले बताया कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ये अभिलंब है। तो प्रकाश एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में, विरल से आया सघन में, यानी कि अभी ये विरल सघन इसको मैं बाद में बताता हूं, पहले देखिएगा ध्यान से। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर किया,
और जैसे ही एंटर किया या तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाए या तो ये अभिलंब से दूर हो जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब क्या हो, प्रकाश क्या हो, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यम के बीच जाता है और जब एक पारदर्शी माध्यम के बाद दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाए और वो क्या करे, अपनी दिशा को या तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाए या तो अभिलंब से दूर हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके बाद मैं और भी आपको कई सारी चीजें इसमें बता रहा। पहले ये देखिए, प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आया कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती हैं तो एंटर करने के बाद या तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं या अभिलंब से दूर हट जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में क्या था, प्रकाश आ रहा था, ये सतह जो है ये पॉलिश की गई थी, इसी वजह से ये क्या हो रहा था, ये रिफ्लेक्ट हो जाता। अगर ये नहीं होता तो ये भी क्या होता, क्रॉस कर जाता। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ। अब आपको एक चीज और याद रखना है कि जैसा कि आपको पता है कि वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये है आपका आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो यहाँ पे भी जो ये जो आपको किरण यहाँ पे दिख रही होगी कौन सी, मैं इसको नाम अगर दे देता हूं कुछ इस तरीके से, इसको मैं ओ बोल देता हूं, इसको ए, इसको मान लीजिए बी, और ये भी तो बी ही होगी क्योंकि ये पास या दूर जाए। और इसको मान लीजिए मैं M1 M2 दे दूं, ये सरफेस है और ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम। तो मैं क्या बोलूंगा कि आपतित किरण ए और ओ आ रही और जैसे ही वो दूसरे माध्यम में एंटर करती वो क्या होती है, यानी कि ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ओ भी क्या हुआ आपका परावर्तित, ए ओ क्या हो गया आपका आपतित। या तो ये अभिलंब की तरफ आ जाए या तो इससे दूर चली जाए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। और एक चीज और आपको याद रखनी है, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो अभिलंब था कुछ इस तरीके से, इनके बीच का ये जो आपतित और अभिलंब के बीच जो एंगल बना था इसको हम बोलते हैं एंगल आई, और इनके बीच जो एंगल बना था इसको मैंने बोला था एंगल आर। सेम यहाँ पे भी आपको एंगल बनेंगे, यानी कि आपतन कोण यहाँ पे भी बनेगा, इसको एंगल आई। और ये अगर मान लीजिए ये वाली पास आती है तो इसके बीच जो एंगल बनेगा इसको एंगल आर, या तो ये अगर इधर जाती है तो इसके बीच के ये एंगल को भी हम एंगल आर यानी कि कह सकता हूँ रिफ्लेक्टेड एंगल के नाम से जानेंगे। तो आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में जाती है, यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में माध्यम में जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं या तो दूर चली जाती है, वो सीधे नहीं जाती हैं। और उनके बीच दो प्रकार के एंगल बनते हैं, यानी कि अभिलंब और आपतन कोण के बीच जो एंगल बने उसको हम बोलेंगे आपतन कोण, और कह सकता हूं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई मिल जाएंगी। क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। बोला कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, बोला कि किसी एक समांग माध्यम, समांग का मतलब जिसमें से प्रकाश जाती है, बोला कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, ये आपको पता है। बोला लेकिन जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाए तो वो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाते हैं। विचलित का मतलब वो जानी चाहिए सीधे, लेकिन या तो झुक जाएगी या तो दूर हट जाएगी, किसी अन्य दिशा में सीधी, यहाँ पे सीधी रहेगा और सीधी रेखा में चलने लगती है। आगे क्या बोला, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। आगे क्या बोला यहाँ पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन इस चीज को आपको ध्यान से देखना। क्या बोल रहा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, सघन का मतलब क्या होगा, मैं जैसे सघन माध्यम और विरल माध्यम को मैं यहाँ पे समझा दे रहा। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये ऊपर जो है ये कांच हो गया कुछ इस तरीके से, और नीचे आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए जल हो सकता है। याद रखिएगा जो कांच होता है उसके पार्टिकल काफी ज्यादा पास पास होते हैं, जबकि जो जल होते हैं थोड़ा उसकी कंपेरिजन में थोड़े दूर होते हैं। यहाँ पे जो कांच होता है इसको हम लोग बोलेंगे सघन माध्यम, और ये क्या हो गया, विरल माध्यम। तो होता क्या है, जैसे ही इसके अंदर ये क्या होगा, एंटर करेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक अभिलंब बना दे रहा, ये हो गया आपका अभिलंब। तो बोल क्या रहा कि जब ये आपका सघन माध्यम और ये हो गया आपका विरल, आपको ये समझ में आ जाएगा कि सघन से विरल में जाता है। तो क्या क्या बोल रहा कि जब
प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सघन से आपका विरल में जाए यानी कि डेंस से आपका रेयर में जाए तो वहां पे क्या होती है, ये अभिलंब से दूर हो जाती है। मैं इसको अब आपको फिगर में बना करके दिखा दे रहा किस तरीके से। कुछ ये आपको सघन दिख गया, ये विरल। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाश की किरणों को लेकर के आते हैं किस तरीके से, ऐसे कुछ। हम यहाँ पे प्रकाश की किरण हो गई और ये क्या, ये अभिलंब आपको दिख रहा होगा, इससे क्या होता है, ये आपका दूर हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर में बना, ये क्या करेगा, इससे कुछ इस तरीके से, इसको मैं लाइन की तरह बना दे रहा, ये दूर जाना चाहिए बिल्कुल सीधे, लेकिन ये कहाँ जाता है, ये इससे दूर हो जाता है। तो यही आपको यहाँ पे समझाना था। इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं B मान लेता हूँ और यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको मैं P मान लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, ये P डैश इसको मान लेता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बीच दो आपके एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ये एंगल है आपका एंगल I और ये क्या हो गया, ये एंगल R। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से आपका विरल माध्यम में जाएंगी तो वहां पे ये अभिलंब से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सेम इसी का अपोजिट और क्या होगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएंगे। तो उस भी फिगर को मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा, देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे एक आपका अभिलंब होता है किस तरीके से, ऐसे, ये आपका ऐसे कुछ सीधा अभिलंब हो जाएगा। और जब इसके अंदर प्रकाश की किरणें आपकी आएंगी कुछ इस तरीके से, ये प्रकाश की किरणें आई तो ये कुछ अभिलंब की तरफ झुक जाती है, कुछ ऐसे। और आपको एक चीज और, ये कब ऐसा होता है, जब ये क्या हो, आपका विरल माध्यम हो, कुछ इस तरीके से। विरल का मतलब आपको यहाँ पे वायु रख सकते हो और जल रख सकते हो, यहाँ पे आप कांच रख सकते हो। विरल हो गया, ये आपका सघन हो गया। विरल में क्या आप रख सकते हो, इसका माध्यम क्या हो जाएगा, वायु, और ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कांच। तो आपको ये याद रखना है। अब मैं इसका थोड़ा सा नामकरण भी कर दे रहा, यहाँ पे मैं इसके नाम को लिख दे रहा। ये क्या हो गया आपका O, ये क्या आप P मान लीजिए, ये इसको आप A मान लीजिए और इसको ये आप B मान लोगे। तो इसके बीच का जो एंगल बना एंगल I, इसका क्या हुआ, एंगल R। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और यही क्या है, आपको पीछे लिख करके दिखाया है। देखिए क्या बोल रहा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो ये क्या होती है, अभिलंब से आपकी दूर हट जाती है। इसके अलावा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जो मैंने आपको ये फिगर पे यहाँ पे समझा दिया, इसके थ्रू वही बातें आपको पीछे लिखी गई है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें, कह सकता हूं कि प्रकाश की किरणें समांग माध्यम में क्या होती है, सीधी चलती है। यानी प्रकाश की किरणें, मैंने आपको गुण उसके बताए थे। तो लेकिन ऐसा क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो होता क्या है, वो या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी या तो उससे दूर हो जाएंगी। और इस यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, विचलन कहेंगे। और इस विचलन की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और एक चीज, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर, और जब विरल से सघन में आएगा तो ये आपको याद रखना है कि ये कैसा होता है, इसके अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अब जैसा कि आपने प्रकाश के परावर्तन में आपने इसके कुछ नियम पढ़े थे, कौन से नियम पढ़े थे, कि क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है वो एक ही बिंदु पे होता है या फिर एक ही तल में होता है। सेम वही यहाँ पे भी पहला नियम आपका है, क्या, देखिएगा ध्यान से, इस चीज को भी वही लिखा गया है। पहला देख लीजिए कि आपतित किरण, अपवर्तित, इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हो गया, इस किरण का भी मैं नाम लिख के दे दे रहा आपको। ये जो आपको यहाँ पे ए ओ है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। और दूसरा है ओ भी आपको जो दिख रहा, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और ये क्या है, वो तल है। तो वही चीज है, आपको पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, साथ में जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होता है, या तीनों कागज के तल में हो सकते हैं या होते हैं। इनको अभी कागज के तल वाले को आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस याद रखना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वहां पे हम उसका नाम परावर्तित दे रहे थे क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, यहाँ पे अपवर्तित हो रहा, और ये इसका आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं, एक ही में होते हैं। अब यहाँ पे हमें एक और थोड़ा, इसका जो दूसरा नियम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे नियम को हम एक नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। क्योंकि
इसी साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था, तो हमें उसको ध्यान देना है। क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम कौन कौन सा, एक सघन और दूसरा विरल, तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, अब प्रकाश की कह सकता हूं कि प्रकाश के अंदर कई सारे रंग पाए जाते हैं। आपको पता है कि उसके अंदर 7 प्रकार के रंग पाए जाएंगे, जो कि आप आगे अभी पढ़ोगे कि कैसे पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी सिंपल सा यहाँ पे याद रखेंगे, कोई दो माध्यम होगा और उनके बीच प्रकाश जो है, कह सकता हूँ प्रकाश क्या हो, एक ही कलर का हो। तो यहाँ पे आपतन कोण कौन सा, आई, और इसकी ज्या का मतलब आपने मैथ में पढ़ा होगा, साइन पढ़ा होगा, कॉस पढ़ा होगा, टेन, तो वहां पे साइन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं। और अपवर्तन कोण यानी कि जो आर बना है, इसकी ज्या का जो अनुपात होगा, यानी इसके साइन का जो अनुपात होगा, एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। कैसे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा कि इनका अनुपात, यानी कि साइन आई और साइन आर, यानी कि ये आई क्या है, आई आपका कह सकता हूं कि आपतन कोण है, और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। इनका जो अनुपात होता है, एक प्रकार का कह सकता हूं नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। बस यही आपको याद रखना है, क्या कि जो आपतन कोण की ज्या होती है और जो अपवर्तन कोण का ज्या होता है, उसका जो अनुपात होता है वो एक प्रकार का नियतांक होता है। इसी को बाद में हम पढ़ेंगे कि इसी को हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। बट स्नेल का नियम आपसे अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है, किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा प्रकाश की एक ही प्रकाश का जो रंग है वो एक ही हो, तो वहां पे जो आपतन कोण की ज्या होगी वो अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होगी, और उसके बराबर हमें एक कांस्टेंट मिलेगा कुछ इस तरीके से, आई आपतन कोण, आर आपका अपवर्तन कोण। इसी को हम लोग स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। और क्या बोला, इस नियतांक को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग एन से दिखाते हैं। बस सिंपल सा आपको याद रखना है, ये जो नियतांक है इसी को हम पहले माध्यम के सापेक्ष, पहला माध्यम सर जिसके बीच आई एंगल आई बन रहा था और दूसरा आर, तो उसी के पहले के सापेक्ष दूसरे को हम क्या कहेंगे, इस चीज को अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। इसको हम एन से लिख के दिखाते हैं। अब बाकी मैं और भी आगे सारी चीजें आपको बता रहा कि क्या कैसे होता है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें लिखी गई हैं और फिर मैं इसको बता रहा। अब एन से दिखाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे अपवर्तनांक को हम किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। और ये जो नियतांक था इसी को हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। आगे यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, मैं इसको समझा दे रहा हूं, फिर आप देख लीजिएगा। बोला कि यदि प्रकाश की किरणें वायु से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि कुछ इस तरीके से, ये ऊपर क्या हो वायु और दूसरा क्या हो नीचे कांच, तो इसको हम अपवर्तनांक, अगर हमसे बात करें कि अपवर्तनांक को कैसे लिखना है, तो याद रखिए हम अपवर्तनांक को एन से दिखाते हैं। और ये तो साइन आई साइन आर, इन सबको तो आप देखिएगा, ये क्या है साइन आई और ये साइन आर, कुछ इस तरीके से। तो हम क्या यहाँ पे बात करें कि वायु प्रकाश पहले कहाँ से आई, वायु से, और ये फिर नीचे कहाँ गई, कांच में। तो वायु को हम कैसे किससे दिखा सकते हैं, ए से, यानी एयर, और कांच को हम किससे दिखा सकते हैं, जी, यानी कि ग्लास से दिखा सकते हैं। तो पहले जिसको होता है, जो पहले जहां से आती है उसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, और जो दूसरा माध्यम होता है उसको हम क्या करते हैं, इसके एन के बाद लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ एयर, एन का मतलब अपवर्तनांक, और जी का मतलब क्या हुआ, ग्लास मतलब कांच। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, कुछ इस तरीके से इसको हम लोग लिख करके देखते हैं। अगर बात करें, मान लीजिए कि ये क्या हो, ये वायु हो और नीचे क्या हो, जल हो आपका, कुछ इस तरीके से। तो हम इसके अपवर्तनांक को कैसे लिख करके देखेंगे, तो आपको पता है कि वायु को हम लोग एयर से कहते हैं, तो ए से दिखा देंगे, जल को हम लोग वाटर यानी डब्ल्यू से। तो कैसे इसको लिखेंगे, एन यहाँ पे हम लिख देंगे ए, और यहाँ पे लिख देंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई, और यहाँ पे साइन आर, कुछ इस तरीके से। ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ए एन डब्ल्यू में लिख रहा, एन का मतलब अपवर्तनांक, और पहला माध्यम क्या है एयर, दूसरा माध्यम है वाटर। सेम यहाँ पे पहला माध्यम एयर, दूसरा माध्यम कह सकता हूँ कि ग्लास है, कांच है। अगर मान लीजिए पहला माध्यम कैसा हो, कांच हो, ये वाला कैसा हो, कांच, और दूसरा वाला कैसा हो, मान लीजिए जल, तो कैसे लिखेंगे, एन, कांच को लिख देंगे हम लोग ग्लास, और यहाँ पे वाटर, कुछ इस तरीके से हम इसको इस प्रकार से लिख करके दिखाते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको लिखते हैं। आगे क्या बोल रहा, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। बोल रहा कि
एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। मैं आपको समझा रहा, फिर आपको ये पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं एक अलग से स्लाइड ऐड कर रहा और आपको यहाँ पे समझा रहा कि होता क्या है। जैसे यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल होते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले इसको न्यूमेरिकल के लिए लिख करके दिखा दे रहा। क्या है, हेडिंग आपकी होगी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। कैसे इस पे लगेगा सवाल देख लीजिएगा, मैं अभी आपको बता दे रहा। मैं ऊपर कर दे रहा, ध्यान से देखिएगा। जब क्या होता है, हमें कैसे सवाल देगा, हमसे कुछ इस तरीके से बोल देगा कि कह सकता हूं कि जैसे एक बोल देगा कि कांच में प्रकाश की चाल आपको दे देगा। कैसे, कुछ इस तरीके से कांच में प्रकाश की चाल दे देगा और साथ में आपको पता रहेगा प्रकाश की चाल कुछ इस प्रकार से। दोनों को आप प्रकाश की चाल तो आपको पता है क्या होती है, इसको हम लोग c से दिखाते हैं प्रकाश की चाल को, जो कि 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता है। और साथ में आपको बोल देगा कि कांच में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, तो हमें क्या करना होगा, दूसरे वाले का निकालना होगा। किस तरीके से, देखिएगा ध्यान से। जैसे एक हमें माध्यम दे दे, कौन कौन सा, ए एन जी। ए का मतलब बोल रहा कि पहला माध्यम आपका वायु दिख रहा, दूसरा आपको यहाँ पे अपवर्तनांक बोल रहा, और ये जी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कह सकता हूं कि ग्लास यानी कि कांच। इस तरीके से हमें बोलेगा कि हमें कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करके बताओ। तो हम कैसे करेंगे, याद रखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। पहला होता है ये एयर दिख रहा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, और इसको किससे दिखाते हैं, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं वायु, और वायु इसको पता है कि इसको हम लोग सी से दिखाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा सी। और दूसरा क्या लिखूंगा, इसके अपान में हमें कांच का दिया रहेगा, जैसा कि मैं नीचे लिख के आपको दिखाया, कांच में प्रकाश की चाल, कुछ इस प्रकार से हमें ऐसे दिया रहेगा। और हमें क्या करना होगा, हमें दो चीजें दी, एक तो पहले कांच में प्रकाश की चाल हमें दे दी जाएगी, और हमें वायु में प्रकाश की चाल तो खुद से पता है। तो हमसे पूछेगा कि कांच वायु कह सकता है कि यहाँ पे पूछेगा हमसे वायु में प्रकाश की चाल, इस तरीके से ये अपवर्तनांक हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, मैं आपको बता रहा। जैसे बोल रहा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक के फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, हमें इसका आंसर, हमसे ये अपवर्तनांक पूछेगा। सिंपल सा, वायु में प्रकाश की चाल आपको पता है, बोल देगा कांच में प्रकाश की चाल है, तो हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल करके बताइएगा। मैं देख रहा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको क्वेश्चन लगा करके दिखा दे रहा, क्वेश्चन वैसे होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे था आपके लिए, हाँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। हाँ, यहाँ पे एक आपको सवाल क्या दिख रही होगी, सेम वैसे ही मैं इसको लगा करके दिखा दे रहा। बोला कि वायु तथा आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं पढ़ के दिखा दे रहा। बोला वायु तथा जल में प्रकाश की चाल, वायु में कितनी है, यहाँ पे बोला है कि 3 × 10⁸ है, और बोल रहा कि यहाँ पे जो दूसरा क्या है, जल, और जल में यहाँ पे प्रकाश की चाल कुछ इस तरीके से बोला। तो बोला कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें निकाल करके बताइए। किसके सापेक्ष बोला, वायु के सापेक्ष इसका जल का, यानी कि A&W की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम A&W की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और उसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश है वो किस तरीके से पहले वायु में थी, और वायु के बाद वहां कहाँ एंटर कर रही, वो आपका जल में एंटर कर रही, कुछ इस तरीके से। तो हम कैसे इसको लगाएंगे, पहले हम जो जो दिया है हम उसको नोट कर लेंगे। क्या, वायु में प्रकाश की चाल, तो ये हमें दिया है कि कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर, ये हो गया सेकेंड। और दूसरा क्या है,
बोला कि जल में, तो ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी। तो ये कितना दिया है, ये हमें दिया है 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸, ये भी मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि एक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हमसे पूछ रहा है, एन की वैल्यू मतलब अपवर्तनांक। तो हम कैसे लगाएंगे, सेम फॉर्मूला कौन सा, मैं अभी आपको जो समझा रहा था कुछ इस तरीके से। ये न्यूमेरिकल सेम आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे हमसे ANG लिखा था, यानी वायु में प्रकाश की चाल सेम रहेगी, G का मतलब कांच में प्रकाश की चाल, लेकिन हमें यहाँ पे W दे दिया, W का मतलब जल में, तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे जल में प्रकाश की चाल, और हम सेम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, जहां की मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा था, हाँ कुछ इस तरीके से। तो सिंपल सा है, A&W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम प्रकाश की चाल को C से दिखाते हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा, और ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको इरेज करके यहाँ पे मैं फॉर्मूला पहले लिखूंगा, उसके बाद आपको सवाल लगा के दो। क्या पहला होता है, प्रकाश यानी कि वायु, यहाँ पे आगे वायु में प्रकाश की चाल, और पान में क्या हो जाएगा, W नीचे दिख रहा, तो आपको लिख देना होगा जल में प्रकाश की यहाँ पे चाल, कुछ इस तरीके से। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁸, और ये 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸। ये 8 ये तो कैंसिल हो गया पूरा, और आगे क्या आपको मिल जाता है, यहाँ पे ये मिलेगा कुछ इस तरह 3.25 ऐसे। अब इसको हम क्या करते हैं, जब इसके पॉइंट को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, और ये भी 100 से, ये हो जाएगा 300, और इसको आप करोगे 225। जब आप इसको कह सकता हूँ 25 से डिवाइड जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1, और यहाँ बचा 5, 0 यानी कि 2, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो आपका आ जाएगा 9, यहाँ पे ये हो गया 9, और जब इसको आप डिवाइड करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको A&W की वैल्यू पता चल जाती है, कुछ इसी प्रकार से हम इसको निकालते हैं। तो याद रखिएगा, हम इस तरीके से इसको निकाल करके दिखाएंगे। अब हमें अगर मान लीजिए एक और चीज, ये इसका तो मान लीजिए ये आपका सवाल हो गया, कैसे मैंने आपको बता दिया। एक और चीज होती है, कैसे, अगर हमें दो अपवर्तनांक अलग अलग दे दिए जाए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बात करूं, कैसे, अगर आपको A&W दे दिया जाए, कैसे, A यहाँ पे आपका हो जाएगा N, और W, इसका मतलब क्या हुआ, वायु में प्रकाश की चाल, यानी कि ऊपर हो जाएगा C, और नीचे क्या है, कह सकता हूं कि जल में प्रकाश की चाल, ये नीचे हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेम इसी तरीके से एक और दे दे, क्या, ANG, AN, यहाँ पे N हो गया, ये हो गया G, तो इसमें क्या, C तो ऊपर यानी वायु में है, और नीचे क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये दे दे। तो हमें अगर बाय द वे इसमें क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ दे, इसमें कह सकता हूं कि अगर कांच की मतलब जल के सापेक्ष यहाँ पे ग्लास का पूछ देगा, तो हम क्या करेंगे, बस इसको डिवाइड कुछ इस तरीके से कर देंगे, कैसे, A&W डिवाइड बाई A, यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे आपका ANG, और डिवाइड कैसे हो जाएगा, C अपान ये किसका चाल है, जल का, तो हम जल की चाल को यहाँ पे मान लीजिए V से दिखा करके W दिखा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी C, और किसका चाल है, ग्लास का, तो हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे, ये ऊपर चला जाता है, यानी कि V, और यहाँ पे G, और डिवाइड बाई ये आपका VW हो जाएगा। यानी आपको कांच में प्रकाश की चाल दे दी जाएगी, और कह सकता हूं कि यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल दे दी जाएगी, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे किसके, जल के सापेक्ष ग्लास का। कुछ इस प्रकार से इस पे सवाल थोड़ा कम बनते हैं, मैंने जो आपको पहले बता दिया ये वाला, इससे आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर होता है ये, और दूसरा क्या है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और किसका कम होता है, इस चीज को आप याद रखें। आगे क्या बोला, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये सारी चीजें व्युत्क्रम होता है, उसी को ये मैंने जो अभी समझा दिया आगे, ये तो यही चीजें यहाँ पे आपको दी गई थी। इसके अलावा और भी अगर कुछ चीजें होंगी तो मैं आपको बता दूंगा। एक यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, और फिर मैं आपको न्यूमेरिकल लगा दे रहा है, जिससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको दिया है यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक कुछ ये है, बर्फ का ये है, हीरे का ये है, यानी कि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो एक चीज याद रखना है कि अगर किसी भी चीज का अपवर्तनांक ज्यादा है तो याद रखिएगा कि वो ज्यादा सघन है। अगर मैं बात करूं, क्या मैं बोल रहा कि अपवर्तनांक ज्यादा है, अपवर्तनांक, मैं इसको लिख करके दिखा दे रहा, ध्यान से देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से। अगर आपका अपवर्तनांक ज्यादा है तो वो कैसा होगा, सघन होगा। अगर जैसे मैं बात करूं, अगर जल का अपवर्तनांक और हीरे का अपवर्तनांक बात करूं तो हीरे का ज्यादा होता है और इसका थोड़ा कम होगा। तो अगर मैं बात करूं हीरा ज्यादा सघन होगा कि जल ज्यादा सघन होगा, तो आपको याद रखना वहां पे अगर अपवर्तनांक हीरे का ज्यादा है तो वो ज्यादा सघन माध्यम होगा और ये थोड़ा कम होगा। अगर ये अपवर्तनांक आपका कम होता है तो विरल होता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। ये टेबल आपको यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आपको दो चीज और, इसमें आपको ये दिख रहा केरोसिन जो कि मिट्टी का तेल होता है, इसका कितना है 1.46, और जल यहाँ पे वायु का कितना है आपको दिख रहा होगा 1.003। इसका मतलब ये ज्यादा सघन है और ये उसकी अपेक्षा थोड़ा कम है। और सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे याद रखना है जल का 1.33, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे वायु का हो गया, जल का हो गया, अल्कोहल का भी आप याद रख सकते हो, और यहाँ पे केरोसिन का, और साथ में हीरे को याद रखना है कि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा डेंस होता है। तो आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद और क्या है आपका, देखिए ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस को करा दे रहा। इसके बाद क्या होगा, ये टॉपिक आपका अपवर्तन वाला क्लियर हो जाएगा। अपवर्तन तक मैंने बता दिया। अब इसके बाद कुछ और चीजें बच जाएंगी, उसको मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने पहली स्लाइड पे आपको ऐड करके दिखाया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो पहले आपको यहाँ पे दिखा होगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया आपको, अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, बचा यहाँ पे अपवर्तनांक को भी बता दिया। ये 3-4 टॉपिक है, इसको मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल लगवा दे रहा, जिससे क्या हो आपको जो मैं बताया हूँ वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे करना है, मैं एक एक करके आपको जैसे समझाऊंगा बस आपको भी सेम करना है। और ये आपको यहाँ पे एक ईयर दिख रहा होगा क्या, 2011, जो कि याद रखिएगा ये केवल 2011 में ही नहीं पूछा गया। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही, बस क्या होगा यहाँ पे आपका कह सकता हूँ कि जो 20 दिया है, ये 15 दिया है, ये सब क्या होता है चेंज हो जाता है, और बाकी करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो क्वेश्चन आपसे भी ऐसा ही पूछा जाएगा, ये नहीं कि आपसे कोई अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हमें पहले उसको ध्यान से पढ़ लेना है। बोला कि एक अवतल दर्पण है और बोला इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 20। अब एक चीज और, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा अवतल दर्पण बना के दिखा रहा। ये कुछ इस तरीके से अवतल दर्पण होता है। ये आपका पोल, ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया फोकस। आपको पता है पोल को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, और उसके अगर ये कह सकता हूँ लेफ्ट साइड में आते हैं तो आपकी जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है, राइट साइड में जाएंगे तो आपका पॉजिटिव होगा। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ से बनेगी, सी से लेकर के पी तक, यानी कि लेफ्ट में है तो जो इसका कह सकता हूँ कि वक्रता त्रिज्या होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। और मैंने इस चीज को आपको पहले भी लिख करके दिखाया, कहाँ पे, जब मैं यहाँ पे चिन्ह परिपाटी आपको बता रहा था, हाँ ये वाला, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो आर होता है वो कैसा होता है नेगेटिव, वस्तु की दूरी कितनी होगी वो भी नेगेटिव, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी नेगेटिव, एफ तो नेगेटिव होगा क्योंकि जब आर नेगेटिव तो एफ भी नेगेटिव आपका आ जाएगा। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होंगी कि एक अवतल दर्पण है, उसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या करना होगा, इसको अभी हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव लिख लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये आप लिख लेंगे -20 सेंटीमीटर। क्या बोला, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। तो क्या रखा गया, वस्तु। मान लीजिए यहाँ पे ये वस्तु रखी गई है और इसके बीच की ये डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। मिरर से ये 15 से, अब आपको पता है वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दिखाते हैं, और ये भी कैसा होता है आपका, नेगेटिव, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, -15 सेंटीमीटर। इसके अलावा बोल रहा है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, v, और ये भी आंसर आएगा तो वो भी आपका नेगेटिव, ये हमें पूछ रहा। अब हमें पता है कि हमें एक फॉर्मूला पता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ये हमें फॉर्मूला पता है और हमें निकलेगा आंसर यहीं से, भी हमें यहीं से निकलेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे f चाहिए, लेकिन f तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम f कैसे निकालते हैं। आपको एक और चीज यहाँ पे पता होगी, क्या, कि f इज इक्वल टू आपने पढ़ा था r/2, और r हमको मिला, तो ये कितना है, -20/2, तो कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। और ये f क्या होता है, ये होता है फोकस दूरी, जो कि f से मतलब फोकस से लेकर के ध्रुव तक की बीच की दूरी है, ये क्या है, f। और आपको पता है ये आपकी नेगेटिव आ गई। अब सिंपल सा फॉर्मूला तो हमें पता है, ये 1/f की जगह पे क्या रख लेंगे, यहाँ पे f है तो इसकी जगह हम रख लेंगे -10, और यहाँ पे v हमें निकालना है, इसको मैं पीछे कर दे रहा, u को आगे कर ले रहा, या ऐसे ही चलिए ठीक है, यहाँ पे v और यहाँ पे प्लस का है 1/, ये u की वैल्यू -15 है, यहाँ पे ब्रैकेट में -15 रखेंगे, और जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इसकी साइन को ये नेगेटिव मतलब कह रहा कि पॉजिटिव है, तो ये इसको नेगेटिव कर देगा। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको इरेज करके यहाँ पे आपका नेगेटिव लिख दे रहा, क्यों होगा मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/15, और ये हो जाएगा -1/10, और ये 1/v। अब अगर मैं बात करूं 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/v, अगर इनका मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 13। तो जब आप यहाँ पे 13 करोगे तो 15 2 जा 13, मैं यहाँ पे आपको ये 2 हो जाएगा, और जब यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। 1/v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, -1/30, और जब मैं इसको फिर से रिवर्स कर दूंगा तो v इज इक्वल टू आपको -30 दिखेगा। अब ये -30 यहाँ पे क्या बता रहा, -30। अब आपको पता है कि जो प्रतिबिंब है वो इधर बन रहा, यानी इस साइड बनेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव साइन में आएगा। वस्तु की कह सकता हूं कि जो दूरी थी वो 15, यानी कि ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये तो 15 पे, लेकिन ये जो इमेज है ये आपका कहाँ बनेगा, बिल्कुल इधर, मतलब कह सकता हूं कि वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा, साथ में वास्तविक होगा। वही सारी चीजें हमसे पूछी थी कि वस्तु का प्रतिबिंब हमें बताइए कैसा होगा। यहाँ पे बस हमसे वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी पूछा था, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया कि वो वास्तविक भी होगा, साथ में उल्टा भी होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और ये भी बता दी कि ये केंद्र से पीछे होगा। क्यों, क्योंकि वस्तु तो 15 सेंटीमीटर पे रखी गई थी, लेकिन ये जो कह सकता हूं कि इसकी दूरी आई है प्रतिबिंब की, वो आपका 30 आ गया, यानी कि वो उससे ज्यादा दूरी पे, डबल कह सकता हूं कि सेंटर, ये जो वक्रता त्रिज्या थी इसके दोगुने पे रखी गई है। तो ये आपको आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की लंबाई, वस्तु की कह रहा कि प्रतिबिंब की लंबाई, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बता रहा, देखिएगा ध्यान से आगे। पहले जो एक जैसे क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा, फिर क्या होगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं उसको बता दे रहा। ये वाला तो मैंने पहले ही करा दिया। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा, 30 सेंटीमीटर, और हाँ, ये आपको एक क्वेश्चन बोल रहा कि कह सकता हूं कि ये जो फिगर दिया गया है इसमें आपतन कोण तथा कह सकता हूं कि इसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या अपवर्तनांक का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वो आपने देखा था, n इज इक्वल टू साइन आई, और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये कह सकता हूँ साइन आर।
और आपको यहाँ पे क्या साइन आई साइन आर दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, मैंने बताया था कि आपतन कोण कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है और अपवर्तन कोण यहाँ पे बनता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जो है अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच का ये आई हो गया, ये आपका आर हो गया, ये 45 दिया, ये टोटल 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये 30 दिया है यानी ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यानी कि कह सकता हूं कि जो आई है वो आपका 45 डिग्री और जो आर है वो कितना है आपका, वो कह सकता हूं कि 60 डिग्री है। तो और हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन कह सकता हूं कि 60 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी भी गई है कितनी √3/2। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे केवल अपवर्तनांक पूछा है, तो इस चीज को हम यहाँ पे निकाल करके बता देंगे। तो ये n क्या है आपका, मैंने बताया n अपवर्तनांक ही है और उसमें कोई माध्यम के दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे बस केवल इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा साइन कितना 45, ये हो जाएगा साइन 60, और ये कितना हो जाएगा आपका 45 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2, और ये क्या हो जाएगा इसके साथ और ये इसके साथ, यानी कि 2 ऊपर चला गया और यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई √3 हो गया। और इस √2 को हम, अरे ऊपर वाले 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 और अपान का √2 मल्टीप्लाई √3, √2 से कट गया, ये आ गया √2/√3। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, रूट में 2/√3, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते, सॉरी यहाँ पे एक के ये एक नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका ये 3 आ जाएगा। बस यही आपका अपवर्तनांक हो गया। और अगर क्वेश्चन सेम है तो मैं आपको यहाँ पे लगा करके दिखा दे रहा। बस अब आज के लिए इतना ही, बाकी ये कुछ क्वेश्चंस छूटे थे, मैं उसको क्या करता हूँ आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी इसके कुछ कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है और साथ में मैं आपके लिए एमसीक्यू जो लेके आऊंगा, अभी वो भी सारी चीजें करानी है। तो एक और वीडियो लगेगा जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसमें बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, और एक वीडियो में आपको इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2018 से 2025 के बीच में जो भी एमसीक्यू बने हैं, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन और जो भी न्यूमेरिकल है, सारी चीजों को मैं आपको बता दूंगा, जिससे क्या होगा ये चैप्टर एक बार फिर से आपका विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की तरह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब बचेगा एक और चैप्टर, उसको भी मैं आपको बता दूंगा, और फिर जैसे ही आपकी ये साइंस खत्म हो जाती है मैं दूसरा सब्जेक्ट तो पढ़ाऊंगा, साथ ही में मैं क्या करूंगा एक बार फिजिक्स का एक ऐसा मतलब वीडियो लेके आऊंगा जिसमें केवल एमसीक्यू होगा, एक वीडियो में आपका सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक वीडियो में आपके केवल न्यूमेरिकल होंगे, सेम ऐसे केमिस्ट्री और बायो तीनों के साथ ऐसा होगा, और फिर ये आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा कि मैंने जितना पढ़ाया है आप अगर उतना पढ़ लेते हो तो ये क्या होगा आपके लिए इनफ होगा, और इससे आप एग्जाम में जो कुछ भी बनेगा आप उसको पूरे अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या हो आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके, और आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा आपके साथ साथ आपके दोस्तों या फिर आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनकी भी जो है तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। धन्यवाद।